हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। सभी सरफेसेस को स्मूथ लेंगे, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नजर नहीं आएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? मान लो ये ग्राउंड है और ये दीवार है। ये दीवार है और ये ग्राउंड है। ये ग्राउंड क्या है? स्मूथ है। और ये जो दीवार है ना, ये भी स्मूथ है। मतलब सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, चिकने हैं बिल्कुल। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं नजर आएगा। और यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का। अब मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। 2 kg ब्लॉक के ऊपर ओरिजेंटल डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया। तो ये पता लगाना है कि इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। और क्या पता लगाना है? वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस। वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस की वैल्यूज पता लगानी है। जो वेरियस नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस आएंगे, उनकी वैल्यू पता लगानी है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ये दीवार नहीं है। कोई दीवार नहीं है, नो वॉल। केवल स्मूथ सरफेस है और उसके ऊपर 2 kg ब्लॉक है। और उसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, एक्सटर्नल 10 न्यूटन फोर्स। और आगे कोई दीवार नहीं है, पहले ये मान के चलो। और ये स्मूथ सरफेस है, 2 kg ब्लॉक, इसके ऊपर 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है। तो 2 kg ब्लॉक का एफ बी डी क्या आएगा? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो आगे कोई दीवार नहीं है ऐसा मान लो शुरुआत में। और ये स्मूथ ग्राउंड है, 2 kg ब्लॉक। तो और इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, कोई दीवार नहीं है आगे। तो सबसे पहले तो ये मानो आगे कोई दीवार नहीं है। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो एक तो एमजी फोर्स आएगा 20 न्यूटन। ठीक है। ये किसका है? एफबीडी ऑफ 2 kg। जब आगे कोई दीवार मैंने नहीं मानी, तो 2 kg के ऊपर एक तो एमजी फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 20 न्यूटन। और एक ये 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रखा है। और एक आएगी नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक। वो कितनी आएगी? 20 न्यूटन ही आएगी ना। तो अब देखो, कोई दीवार मैंने नहीं मानी, तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता। ये 2 kg का ब्लॉक इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फोर्सेस तो कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया ना, 10 न्यूटन। जब मैंने कोई दीवार नहीं मानी आगे, और 10 न्यूटन इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना हो जाता? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है इसका नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। या एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता जब कोई दीवार नहीं होती। तो इसका मतलब ये ब्लॉक, अगर आगे कोई दीवार नहीं होती, जो कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, और 10 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। लेकिन अब प्रेजेंट केस में आगे दीवार है। अब आगे दीवार है, तो इसका मतलब ये दीवार अब इस ब्लॉक को एक्सेलरेट नहीं होने देगी। अब प्रेजेंट केस में देखो, आगे दीवार है और 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो अब ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं होगा क्योंकि आगे दीवार है ना। तो इसका मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो अब ये दीवार इस ब्लॉक के इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी N2।
कितना 10 न्यूटन ही, तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 आएगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट केस है। आगे जब दीवार है तो 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा यहाँ पे आराम से, और ये जो दीवार है ये इस 2 kg ब्लॉक के इस फेस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करी हुई है 10 न्यूटन। तो देख सकते हो इस ब्लॉक के ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स 0 है। ये 2 kg ब्लॉक का एफबीडी है इस प्रेजेंट केस में जब आगे दीवार है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा? 0 प्रेजेंट केस में जब आगे दीवार है। अगर दीवार नहीं होती, ये स्मूथ ग्राउंड है, तो ये तो एक्सेलरेट कर जाता ना इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, लेकिन ये दीवार इसको ऐसा करने नहीं देगी। तो बस प्रेजेंट केस में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 होगा, या ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, या तो दीवार है वो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई होगी N2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 10 न्यूटन। अब देखो ये दीवार है जो, इसका एफबीडी बनाओ, एफबीडी ऑफ ए वॉल। ये दीवार इस ब्लॉक के इस फेस पे इस डायरेक्शन में N2 नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई कर रही है 10 न्यूटन। मतलब ये क्या है? एक्शन बाय वॉल ऑन ब्लॉक। तो इस ब्लॉक का रिएक्शन भी आना चाहिए इस दीवार पे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये कौन फोर्स अप्लाई करेगा इस दीवार पे? ये जो ब्लॉक का ये जो इस साइड वाला फेस है ना, ये फेस ब्लॉक का, ये फेस इस दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और ये दीवार महसूस भी कर रही होगी इस फोर्स को। और अगर हम इस प्रेजेंट केस में ग्राउंड का एफबीडी बनाएं, एफबीडी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का जो ये पार्ट है इतना, इसने इस 2 kg ब्लॉक के बॉटम सरफेस पे क्या ऊपर की तरफ 20 न्यूटन फोर्स नहीं अप्लाई कर रखा है नॉर्मल रिएक्शन? तो ये क्या है? एक्शन बाय ग्राउंड है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बॉटम ऑफ द ब्लॉक का रिएक्शन भी आना चाहिए इस ग्राउंड के सरफेस पे उतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। N1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये क्या होगा? रिएक्शन ऑफ बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन ग्राउंड। मतलब ग्राउंड का जो ये सरफेस है ना, ये महसूस कर रहा होगा 20 न्यूटन फोर्स को, और ये दीवार भी महसूस कर रही होगी कि ये जो ब्लॉक है वो इस दीवार पे इस डायरेक्शन में N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाए हुए हैं। तो ये क्या है? रिएक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन वॉल। ब्लॉक का रिएक्शन दीवार पे, दीवार का एक्शन ब्लॉक पे ऐसे 10 न्यूटन, और ब्लॉक के इस फेस का वापसी में जो रिएक्शन आएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में दीवार पे 10 न्यूटन। तो यहाँ पे प्रेजेंट केस में ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी 0, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड वो होगी N1 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक एंड दीवार वो होगी N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो सेकंड, कि मान लो ये अगेन स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, या स्मूथ सरफेस है, कुछ भी बोल दो, और ये दीवार है, स्मूथ वॉल। सारे सरफेसेस क्या है? स्मूथ हैं, जितने भी सरफेस हैं सारे के सारे स्मूथ।
और यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg का ही ब्लॉक, और एक्सटर्नली मैंने उसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है कुछ ऐसे, अब की बार 53 डिग्री एंगल पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और जो 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल है वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 4 होता है तो ये 3 और ये 5। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। और वेरियस नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड आउट करो, वेरियस नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस जो आएंगे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। अब करते हैं इसको सोल्व। ऐसा मानो अगर ये दीवार नहीं होती, मतलब नो वॉल, अगर ये सामने दीवार नहीं होती और ये स्मूथ सरफेस है ग्राउंड है, और उसके ऊपर ये 2 kg ब्लॉक है, और मैंने कुछ इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर कुछ ऐसे तिरछा 10 न्यूटन फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई कर रखा है, अगर सामने दीवार नहीं है तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी कैसा बनता। एक तो 20 न्यूटन एमजी फोर्स आता है इसके ऊपर 2 kg ब्लॉक के ऊपर, और एक ये 10 न्यूटन आता फोर्स एक्सटर्नल, जो फोर्स अप्लाई कर रखा है 10 न्यूटन 53 डिग्री पे। इसको रिजोल्व कर लो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 53, और ये 10 sin 53। अब इस 10 न्यूटन को बेशक हटा दो, जो एक्सटर्नली वास्तविकता में कुछ ऐसा तिरछा फोर्स लगा रखा है, तो उसके इक्विवेलेंट दो फोर्सेज मैं मान सकता हूं, या मैंने इस एक्सटर्नल फोर्स को रिजोल्व कर लिया दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, तो ये तो कितना हो जाएगा 10 cos 53। तो cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये तो 6 न्यूटन हो जाएगा। और ये 10 sin 53, तो 10 चौक 40 भाग में 5 8 न्यूटन। तो ऐसे 6 और ऐसे 8, ऐसे 6 और ऐसे 8। और इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इससे ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर की तरफ, ये ग्राउंड 2 kg ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ये एक्सेलरेट कर नहीं सकता ब्लॉक, और मैंने सामने दीवार नहीं मानी है अभी, तो N1 किसके बराबर आना चाहिए 20 + 8 28 न्यूटन के बराबर। मैंने दीवार नहीं मानी है, तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर मैं ऐसा मान सकता हूँ ये फोर्सेज आएंगे। इस अकेले फोर्स को, जो अकेला 10 न्यूटन का फोर्स है कुछ ऐसे तिरछे अप्लाई कर रखा है 53 डिग्री एंगल पे, इसको मैंने दो फोर्सेज में रिजोल्व कर लिया 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो 20 और 8 28 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी ग्राउंड जो बॉटम ऑफ दी ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर, इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में आया ना, अगर दीवार नहीं है कितना आया 6 न्यूटन। तो अगर दीवार नहीं होती तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर जाता। नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास 6/2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अगर ये दीवार नहीं होती तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। लेकिन प्रेजेंट केस में यहाँ पे दीवार है, अब दीवार है तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं करेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा क्योंकि आगे दीवार है ना। और वो दीवार क्या करेगी, इस ब्लॉक के ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, कितना 6 न्यूटन। N2 = 6 न्यूटन ही, जो कि इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करने से रोक रही होगी। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय स्मूथ वॉल ऑन दिस फेस ऑफ द ब्लॉक, या मैं ये बोल सकता हूं एक्शन
बाय दीवार ऑन ब्लॉक। तो ब्लॉक रेस्ट पे है, देख लो प्रेजेंट केस में जब आगे दीवार है तो दीवार ने इस ब्लॉक के इस फेस पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन ही, क्योंकि 6 न्यूटन ये है तो 6 न्यूटन ही आना चाहिए, तो 6 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रखा है इस दीवार ने इस ब्लॉक के इस फेस पे इस डायरेक्शन में। अगर मैं अब इस दीवार का एफबीडी बनाऊं, एफबीडी ऑफ दीवार या वॉल, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो ब्लॉक का ये जो सरफेस है या फेस है उसकी वजह से इस दीवार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई होना चाहिए ना, कितना न्यूटन, इतना ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। N2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दीवार ने ब्लॉक के इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो वापसी में ब्लॉक का ये सरफेस दीवार के ऊपर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये दीवार इस प्रेजेंट केस में महसूस भी कर रही होगी 6 न्यूटन फोर्स। अब देखते हैं एफबीडी ऑफ दिस स्मूथ ग्राउंड, एफबीडी ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का जो इतना पार्ट है ना जो कि इस ब्लॉक के बॉटम के कांटेक्ट में है उसका एफबीडी। इस प्रेजेंट केस में देखो जब हमारा ब्लॉक रेस्ट पे है क्योंकि सामने दीवार है, अगर दीवार नहीं होती तो ये एक्सेलरेट कर जाता विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, लेकिन अब सामने दीवार है तो ये एक्सेलरेट तो कर नहीं सकता, मतलब रेस्ट पे रहेगा, मतलब ये दीवार इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, तो ये दीवार भी महसूस कर रही होगी वापसी में अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, 6 न्यूटन ही महसूस कर रही होगी ये दीवार भी। तो इस प्रेजेंट केस में इस ग्राउंड का एफबीडी क्या आएगा, सो तो ग्राउंड ने इस प्रेजेंट केस में इस ब्लॉक के बॉटम पे ऊपर की तरफ कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रखा है 28 न्यूटन। तो इस ब्लॉक का जो बॉटम है वो क्या इस ग्राउंड पे उतना ही फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा होगा, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये क्या है एक्शन बाय ग्राउंड है, और ये उसका क्या है रिएक्शन बाय ब्लॉक। एक्शन बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक, और ये क्या है रिएक्शन बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड, और ये क्या है रिएक्शन बाय ब्लॉक के इस सरफेस का रिएक्शन बाय ब्लॉक ऑन दीवार। तो जो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड वो आएगी N1 28 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन ब्लॉक एंड दीवार वो आएगी N2 6 न्यूटन। तो ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा लेकिन दीवार कुछ फोर्स महसूस कर रही होगी, ये दीवार 6 न्यूटन। क्योंकि दीवार नहीं होती तो ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाता ना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन आगे दीवार है तो इसको एक्सेलरेट करने से रोकेगी तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब दीवार कुछ इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और ये ब्लॉक भी उस दीवार के ऊपर इस डायरेक्शन में उतना ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। मान लो मेरे पास एक इंक्लाइंड है
ये तो ग्राउंड है, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, बहुत चिकना इंक्लाइंड है। मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स आ ही नहीं सकता, स्मूथ इंक्लाइंड है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड वो है थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वो है जी। मान लो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक इस स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर जेंटली रख दिया, और उस ब्लॉक का मास है, मास ऑफ दिस ब्लॉक m है, ठीक है। तो अब देखो इस ब्लॉक का एफपीडी बनाओ, इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। एक तो mg आएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। तो इस mg फोर्स को मैं दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करूंगा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो एक तो आएगा mg cos थीटा, और दूसरा आएगा mg sin थीटा। मतलब इस इकलौते mg फोर्स के इक्विवेलेंट ये दो फोर्स आ गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा। ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता, तो इसका मतलब इस ब्लॉक के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन अब तो mg cos थीटा है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आनी चाहिए mg cos थीटा ही। mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये जो इंक्लाइंड है ना, वो इस ब्लॉक के बॉटम पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा mg cos थीटा। क्योंकि ये ब्लॉक ऐसे ऐसे थोड़ी ना हिल सकता है, एक्सेलरेट तो ऐसे करेगा ना। अब देखो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया है, नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर देखो, देखो ये mg cos थीटा कैंसिल हो गए। और क्योंकि इस इंक्लाइंड ने इस ब्लॉक के बॉटम पे N1 है जो कि mg cos थीटा है, N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करा। क्योंकि ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड से कॉन्टेक्ट थोड़ी ना लूज कर सकता है, मींस इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, mg cos थीटा, mg cos थीटा। तो बचा mg sin थीटा, तो F नेट फोर्स, बिल्कुल नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर वो क्या आएगा mg sin थीटा। और वो डाउन दी प्लेन आएगा, डाउन दी इंक्लाइंड प्लेन। और इसको क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है ना mg sin थीटा, तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा। मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर मैं इस ब्लॉक को जेंटली इस स्मूथ इंक्लाइंड के ऊपर रख दूंगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, जो यहाँ पे वैल्यू आएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये आ गया जी साइन थीटा। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इस डायरेक्शन में आया है, क्योंकि नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है ना एम जी साइन थीटा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एम से एम कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया इस ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जी साइन थीटा। अब देखो ये एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ब्लॉक,
क्या यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ब्लॉक के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नहीं, क्योंकि देख लो यहाँ पे कहीं पे भी एम नहीं है। डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर। और डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? थीटा के ऊपर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, डिपेंड ऑन थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है? थीटा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर। अब देखो, मैं एक न्यूमेरिकल हिस्सा ले रहा हूं, न्यूमेरिकल, कि मान लो ये तो क्या है? ग्राउंड। और मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ले रहा हूं, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, वो मानो कितना है? 1 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री। देख लो 1 डिग्री एंगल कितना कम होता है, मतलब ये इंक्लाइंड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ही कम है, 1 डिग्री है। और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, ये वाला, ये ग्राउंड है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 1 डिग्री है इस इंक्लाइंड प्लेन का। मान लो इस इंक्लाइंड प्लेन की जो लंबाई है ना, ये जो इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड की लंबाई वो कितनी है? मान लो 10 मीटर है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना, ये इंक्लाइंड हो गया, ये ग्राउंड। तो हाइट ऑफ दिस इंक्लाइंड यूजिंग साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस हाइट डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंक्लाइंड। तो ये हाइट ऑफ इंक्लाइंड ये कितनी आती है? 17.4 सेंटीमीटर। और ये इंक्लाइंड कितना लंबा है? 10 मीटर लंबा। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बहुत ही कम है, 1 डिग्री एंगल देख लो कितना कम होता है। और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, ठीक है। और मैं यहां पे एक ब्लॉक रख दूं ना, जेंटली इस इंक्लाइंड के इस पॉइंट पे मैं एक ब्लॉक रख दूं, उसका मास चाहे कुछ भी हो, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, तो जेंटली मैं इसके ऊपर एक ब्लॉक रखूंगा, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में। और t इज इक्वल टू 0 पे मैंने ब्लॉक यहां पे रख दिया जेंटली, मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक यहां पे है और रेस्ट पे है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? जी साइन थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा ना डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, वो कितना आएगा? जी साइन थीटा। जी गिवन है, थीटा गिवन है 1 डिग्री। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक वो कितना आएगा? जी साइन थीटा, जी 10 है और थीटा 1 डिग्री गिवन है। तो 10 साइन 1 डिग्री ये कितना होता है? 0.1745 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा? 0.1745 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा विद दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और मैंने t इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक को जेंटली यहाँ पे रखा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक रेस्ट पे है, और उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा डाउन द प्लेन, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा? 0.1745 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसे जैसे स्टॉप वॉच में टाइम बढ़ेगा ना, तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट होगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो एक टाइम पे ये जो ब्लॉक है
ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करेगा, मतलब यहां से एक्सेलरेट करता करता वेलोसिटी बढ़ती बढ़ती यहाँ पे जरूर पहुंचेगा। देख लो ये एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन थीटा 1 डिग्री है, कितना कम है। इतना कम होने के बावजूद भी ये ब्लॉक एक्सेलरेट करता करता यहाँ पे जरूर पहुंचेगा। और कितना टाइम लेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकता हूं। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा जब ये लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन, और वो कितनी है 10 मीटर। और मैंने इसको जेंटली रखा था आराम से, यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 पे जेंटली आराम से ऐसे रखा था इस इंक्लाइंड प्लेन पे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हाफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक कितना, 0.1745, जो कि काफी कम है एक्सेलरेशन, लेकिन है, भले ही काफी कम हो लेकिन है। कितना भी कम हो इसका मतलब ये पक्का ब्लॉक एक्सेलरेट होता होता यहाँ पे जरूर पहुंचेगा, भले ही टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन जरूर पहुंचेगा यहाँ पे। हाफ ए और यहाँ पे टाइम टी का स्क्वायर, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी, मतलब कितना टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसने, ये आता है 10.7 सेकेंड। मतलब एट टी इज इक्वल टू 10.7 सेकेंड ये ब्लॉक एक्सेलरेट होता होता यहाँ पे पहुंचेगा, इस बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करने वाला होगा। और टी इज इक्वल टू 10.7 सेकेंड पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, उसको मैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज करते हुए निकाल सकता हूं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो u जीरो, एक्सेलरेशन 0.1745, और यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 10.7 सेकेंड, तो ये आएगी वेलोसिटी 1.86 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक जब बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करने वाला होगा ना, उस टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होगी ब्लॉक की जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, वो होगी 1.86 मीटर पर सेकेंड। देख लो कितनी कम है, और ये वेलोसिटी लगातार बढ़ती बढ़ती आई है, और यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 10.7 सेकेंड। और जब यहाँ पे ये ब्लॉक पहुंचेगा ना 10.7 सेकेंड, काफी ज्यादा टाइम है लेकिन जरूर पहुंचेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू भले ही काफी कम हो लेकिन है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुंचेगा जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी 1.86 मीटर पर सेकेंड। और टी इज इक्वल टू 0 पे मैंने ब्लॉक को यहाँ पे जेंटली, बिल्कुल जेंटली रेस्ट पे रखा था यहाँ पे, और ये एक्सेलरेट होता गया 10.7 सेकेंड पे यहाँ पे पहुंच गया। और जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी 1.86 मीटर पर सेकेंड। तो देख लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना कम है, 1 डिग्री एंगल कितना कम होता है, क्योंकि स्मूथ इंक्लाइंड है इसीलिए ये ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंच पाया विद दिस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो कि काफी कम है एक्सेलरेशन, इसीलिए इसने इतना ज्यादा टाइम लिया 10.7 सेकेंड यहां से यहां तक पहुंचने में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये इंक्लाइंड प्लेन है स्मूथ, और ये 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। मैंने यहाँ पे ब्लॉक रखा, उसका मास चाहे कुछ भी हो, मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। और एक दूसरा केस है, ये ग्राउंड है, और अब की बार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो पहले से ज्यादा है, ये एंगल कितना 53 डिग्री,
ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और जो इसकी लंबाई दी हुई है इंक्लाइंड प्लेन की, वो कितनी दी हुई है? 50 मीटर। मतलब ये कितनी है? 30 मीटर। और ये कितनी है? 40 मीटर। और ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, ये भी स्मूथ इंक्लाइंड है, तो दोनों ही केस में इन दोनों ही इंक्लाइंड की जो लंबाई होगी, लेंथ ऑफ इंक्लाइंड, वो क्या होगी? सेम। और कितनी होगी? 50 मीटर होगी। 30 50 40 50, 30 40 50 40 30 50। तो दोनों ही केस में इंक्लाइंड की लंबाई क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे इंक्लिनेशन ज्यादा 53 डिग्री यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे भी मैंने एक ब्लॉक रखा, उसका मास चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस ब्लॉक को रखा जेंटली, मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक रेस्ट पे है। और ऐसे ही t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस ब्लॉक को भी बिल्कुल जेंटली इस इंक्लाइंड के ऊपर रखा है, इस पॉइंट पे। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे इस ब्लॉक की वेलोसिटी भी क्या है? 0 है, रेस्ट पे है t इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक। लेकिन दोनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा समथिंग t इज इक्वल टू 0 पे भी। और जैसे टाइम पास होता जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। तो इस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? जी साइन थीटा, जी 10 है, साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। तो 10 या 30 भाग में 5 6, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा इस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और इस केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा? जी साइन थीटा मीन्स जी कितना है? 10, और थीटा कितना? 53। तो 10 साइन 53 कितना होता है? 8। तो इस केस में ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस केस में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मतलब A1 6 है और A2 8 है। तो ये ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउन दी प्लेन एक्सेलरेट करेगा। और ये ब्लॉक भी डाउन दी प्लेन ही एक्सेलरेट करेगा, लेकिन इससे ज्यादा एक्सेलरेशन है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। और दोनों ही इंक्लाइंड की लंबाई सेम है, और दोनों ही t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कम है, यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे जल्दी हिट करेगा और ये थोड़ी सी लेट हिट करेगा। तो मान लो जब ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करता है तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में टाइम है t इज इक्वल टू t1। और जब ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करता है तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में टाइम कितना है? t इज इक्वल टू t2। मतलब इसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? t1। और उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? t2। दोनों ने ही सेम डिस्टेंस कवर की है, क्योंकि लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन क्या है? सेम है, 50 मीटर। तो कितना टाइम लेगा उसको कैसे निकालें? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस केस में, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन है। एस लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड 50 मीटर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना? अच्छा है, t1 का स्क्वायर। तो यहां से ये टाइम आता है 4.082 सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 4.082 सेकेंड, वो क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, v इज इक्वल टू u कितनी है? 0, एक्सेलरेशन 6, टाइम 4.082। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 24.49 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस केस में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक हो जाएगी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। अब इस केस में आते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये ब्लॉक बॉटम को हिट करने वाला होगा
तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन 24.49 मीटर पर सेकेंड। और स्टॉप वॉच में टाइम क्या होगा T1, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इस ब्लॉक ने कितना टाइम लिया 4.082 सेकेंड। अब इस केस में आते हैं, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड इस केस में ही 50 मीटर है, इस केस में एक्सेलरेशन कितना आया है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज्यादा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में इसको थोड़ा सा इससे कम टाइम लगेगा। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड 50, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन 8, और कितना टाइम लिया यहां से यहां तक T2 उसका स्क्वायर। तो यहां से सोल्व करते हुए T2 आता है 3.535 सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, वो किस फॉर्मूले से निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एट्टी, यू जीरो, एक्सेलरेशन 8, टाइम 3.535 सेकेंड। तो यह आएगी वेलोसिटी 28.28 मीटर पर सेकेंड। 28.828, सॉरी 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड 24.49 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक कितना टाइम लिया 4.082 सेकेंड। यहां से यहां तक पहुंचने में इस केस में कितना टाइम लेगा, थोड़ा सा कम लेगा इससे, 3.535 सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस केस में एक्सेलरेशन ज्यादा है, 8-6 से ज्यादा है ना, और दोनों इंक्लाइंड की लंबाई सेम है, तो ऑब्वियस है इस केस में टाइम थोड़ा कम लगेगा। और वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो हो गया 28.28 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर स्मूथ इंक्लाइंड हो, जो कि यहाँ पे है भी, स्मूथ ही पढ़ने वाले हैं सब कुछ, फ्रिक्शन तो बहुत बाद में आएगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन चाहे कितना भी कम हो, लेकिन होना चाहिए 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, कितना भी कम हो, जैसे कि यहाँ पे 1 डिग्री है, और इस इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई कितनी थी 10 मीटर थी, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है पक्का, ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेट होता होता पहुंचा है, भले ही एक्सेलेशन काफी कम हो। और कितना टाइम लिया 10.7 सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड वो कितनी आई 1.86 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देख सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन है, और वो मास ऑफ द ब्लॉक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर डिपेंड कर रहा है तो किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू पे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मींस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चाहे ब्लॉक कितना भी भारी हो कितना भी हल्का हो, एक्सेलरेशन क्या होगा सेम रहेगा, केवल डिपेंड करेगा जी और थीटा पे। मतलब आपने जी फिक्स कर लिया, कुछ थीटा फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे कितना भी हल्का कितना भी भारी ब्लॉक पुट कर दो, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको उतना ही टाइम लगेगा, और वेलोसिटी भी उतनी ही होगी जस्ट बिफोर हिटिंग दी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि मान लो एक इंक्लाइंड है, स्मूथ इंक्लाइंड,
और ये क्या है, ग्राउंड है। और ये हाइट मान लो, हाइट ऑफ द इंक्लाइंड 20 मीटर है। और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, बिल्कुल स्मूथ इंक्लाइंड है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्मूथ इंक्लाइंड वो 53 डिग्री गिवन है। तो मान लो ये हाइट है 10 मीटर, ठीक है, ये स्मूथ इंक्लाइंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड 53 डिग्री है। और टोटल हाइट इंक्लाइंड प्लेन की 20 मीटर है। और ये मान लो 10 मीटर है, ये 10, ये 10। यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ है, मतलब अप दी प्लेन थ्रो कर दिया 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी देके। अप दी प्लेन t इज इक्वल टू 0 पे, यहां से मैंने अप दी प्लेन थ्रो कर दिया t इज इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड देके, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अप दी प्लेन है, अप दी इंक्लाइंड प्लेन, और उसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये पता लगाना है कि क्या ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा। विल दिस ब्लॉक हिट बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। अगर हाँ, इफ यस, अगर करेगा तो एट विच इंस्टेंट दिस ब्लॉक हिट द बॉटम ऑफ ब्लॉक, सॉरी बॉटम ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। और व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ what will be velocity of a block just before hitting the bottom of the inclined। तो t इज इक्वल टू 0 पे ब्लॉक यहाँ पे है और ब्लॉक की वेलोसिटी अप द इंक्लाइंड प्लेन 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये पूछा गया है क्या कभी ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा। अगर करेगा तो किस टाइम पे हिट करेगा, स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा जब हिट करेगा, और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड। इसको अब सोल्व करते हैं। देखो ये ब्लॉक की वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पे अप द इंक्लाइन 10 मीटर पर सेकंड है और हमेशा ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा कितना, mg साइन थीटा। अगर m मास ऑफ द ब्लॉक है, नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर हमेशा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा mg साइन थीटा, ये हम सब जानते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड आए, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, मास से मास कैंसल। तो जी साइन थीटा क्या आएगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, जी साइन थीटा, और जी कितना है 10 साइन 53 डिग्री, और साइन 53 डिग्री कितना होता है 4/5, तो 10 चौका 40 भाग में 5, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन रहेगी, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर हमेशा नेट फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। जिसके कारण इस पर्टिकुलर केस में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी हमेशा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में रहना है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऊपर की तरफ है और स्पीड कितनी है ब्लॉक की 10 मीटर पर सेकंड, और ब्लॉक यहाँ पे है, तो ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी कम होती जाएगी, तो एक मोमेंट एक ऐसा टाइम आएगा ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की तरफ। अभी तक ब्लॉक ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है अप द प्लेन। मतलब यहाँ ये मान लो ए पॉइंट है और इसकी वेलोसिटी घटती घटती कुछ यहाँ पे मान लो 0 होगी, ठीक है। ये ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आ गया एट टी इज इक्वल टू T1 पे, एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया है। तो ए से बी गया है ना हमारा ब्लॉक, ए से बी, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन अप दी प्लेन है और ए से बी गया है हमारा ब्लॉक, और इसके ऊपर नेट फोर्स तो इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हमारा ब्लॉक जब ए से बी जाएगा तो हमारा ब्लॉक क्या होगा, रिटार्ड, इसकी स्पीड कम होती जाएगी ब्लॉक की। मींस एक्सेलरेशन ब्लॉक में कितना आएगा, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन तो ऐसे है ब्लॉक की और नेट फोर्स तो हमेशा इस तरफ रहना है, तो ए से बी जब ये ब्लॉक जाएगा तो ब्लॉक की रफ्तार कम होती जाएगी, मींस एक्सेलरेशन क्या लिया जाएगा, नेगेटिव, -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन ही क्या दिखा रहा है, ब्लॉक रिटार्ड करेगा यहां से यहां। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी 0 जब एक मोमेंट के लिए ब्लॉक रेस्ट पे आया है, टी इज इक्वल टू T1। इनिशियल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन -8 इंटू में टाइम इंटरवल कितना, T1, तो T1 की वैल्यू यहां से कितनी आई, 10/8, तो ये आता है T1 टाइम 1.25 सेकेंड। मतलब एट टी इज इक्वल टू T1 1.25 सेकेंड पे ब्लॉक एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, एक बस जस्ट मोमेंट के लिए यहाँ पे रेस्ट पे आएगा। और कितनी दूरी तय कर चुका होगा ये दूरी, ये फाइंड आउट करते हैं हम अब। तो यहाँ पे लगा लो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, तो 0 का स्क्वायर 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना, -8, क्योंकि ब्लॉक रिटार्ड हो रहा है। और ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ से यहाँ तक, तो ये एस आ जाएगा 100/16, तो ये आती है 6.25 मीटर एस की वैल्यू। मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर कितना चला, 6.25 मीटर चल के एट टी इज इक्वल टू 1.25 सेकंड पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया। अब फिर वापसी में आएगा ना ये, अब वापसी में एक्सेलरेट करेगा। पहले ये देखते हैं ये हाइट कितनी आएगी। ये हाइट मान लो x है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय माय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेन्यूज 6.25, ये किसके बराबर होनी चाहिए, sin53। sin53 कितना होता है, 4/5, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आती है, 5 मीटर। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 5 मीटर। अब ये क्योंकि एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आखिर वापसी में आएगा ना, अब एक्सेलरेट होगा डाउन द प्लेन। अब देखो बी से ए, बी से ए क्या होगा, ब्लॉक डाउन द प्लेन एक्सेलरेट होगा। डाउन दी प्लेन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, +8, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इस तरफ है और नेट फोर्स तो हमेशा इस तरफ रहना है, mg sin थीटा।
तो अब एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा, +8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से वापसी में, जब ये वापसी में आ रहा है, अब एक्सेलरेट होता होता वापसी में इस ए पॉइंट से गुजरेगा ना, तो वापसी में जब ए इस ए पॉइंट से गुजरेगा तो स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा, t = t2 होगा, मान लें स्टॉप वॉच में टाइम। तो s = ut+12 लगा दो बी से ए के लिए, बी से ए के लिए s = ut+12 वापसी में ब्लॉक अब एक्सेलरेट हो रहा है, एस कितना 6.25 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि बी से ए के लिए यूज कर रहे हैं, हाफ एक्सेलरेशन 8 है, और इस टाइम इंटरवल का स्क्वायर मतलब t2 - t1 का स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा है, t2 - t1, ये t2 तो स्टॉप वॉच में टाइम है। तो यहाँ पे जब मैं t1 की वैल्यू पुट करूंगा 1.25 सेकेंड, यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1.25 सेकेंड, तो यहाँ पे t1 की वैल्यू 1.25 सेकेंड पुट करने के बाद में t2 की वैल्यू जो आएगी ना यहाँ से, वो आती है 2.5 सेकेंड। मतलब जाने में भी 1.25 सेकेंड लगी और आने में भी 1.25 सेकेंड लगी, और वापसी में जब हमारा ब्लॉक इस ए पॉइंट से गुजर रहा होगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, v = u+80 अप्लाई कर दो, बी से ए के लिए जब हमारा ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है बी से ए, v = u+80, v जो यहाँ पे निकल के आएगी u 0, एक्सेलरेशन 8, टाइम इंटरवल 2.5 - 1.25 मीन्स 1.25 सेकेंड, तो ये कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। मतलब जब वापसी में हमारा ब्लॉक इसी ए पॉइंट से पास होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउन दी प्लेन है, अब स्पीड उतनी ही है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर ऐसे एक्सेलरेट होता होता मतलब फाइनली इस ये जो बॉटम ऑफ द ब्लॉक है, सॉरी बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है ये सी, इस पॉइंट को हिट कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जो ली है ना ब्लॉक, ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी है, 10 और 5 15 मीटर, और 20 मीटर ऊंचा इंक्लाइंड प्लेन है। तो मतलब ऐसे रिटार्ड होता होता एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आया एट t = 1.25 सेकेंड, फिर एक्सेलरेट हुआ, फिर एक्सेलरेट होता 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 बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन पे जरूर हिट करेगा। अब बी से सी के लिए लगाओ, किस टाइम पे स्टॉप वॉच में क्या टाइम होगा जब हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करने वाला होगा। तो बी से सी के लिए किस फॉर्मूले का यूज करो, s = ut+12 तो उसके लिए मुझे इस इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई पता होनी चाहिए, ये पूरी BC, ये तो 6.25 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से ये दूरी कितनी आएगी, ये आती है 12.5 मीटर, परपेंडिकुलर 10 बाय में ये हाइपोटेन्यूज = sin53 4/5, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, 12.5 मीटर ही आएगी। तो बी से सी के लिए मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, और बी से सी एक्सेलरेट ही तो हुआ है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है हमारा ब्लॉक, तो एक्सेलरेट हुआ है, और एक्सेलरेशन क्या है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करने वाला होगा तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच में क्या रीडिंग होगी, t3 निकालना है। तो s = ut+12 अप्लाई कर दो बी से सी के लिए, s कितना आ जाएगा 12.5 + 6.25, ये आ गया 18.75 = u क्या है 0, ut0 ऑफ एक्सेलरेशन क्या है 8, और इस टाइम इंटरवल का स्क्वायर मीन्स t3 - t1 का स्क्वायर, t3 - t1 क्या है 1.25 इसका स्क्वायर। जब मैं यहां से t3 की वैल्यू को निकालूंगा इसको सोल्व करते हुए, तो ये t3 आएगा 3.41 सेकेंड,
मतलब एट टी इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 3.41 सेकेंड। जब स्टॉप वॉच में कितना टाइम होगा 3.41 सेकेंड, उस टाइम पे हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को जस्ट हिट करने वाला होगा। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन वो क्या होगी? अगेन बी से सी के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई करो। v इज इक्वल टू यू क्या है 0, एक्सेलरेशन 8 है, और ये जो टाइम इंटरवल है वो कितना होगा 3.41 माइनस 1.25 सेकेंड, माइनस 1.25। तो यहां से इसको सोल्व करते हुए जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड वो क्या होगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू कितनी आएगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द इंक्लाइंड या जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड एट t इज इक्वल टू 3.41 सेकेंड, वो कितनी होगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। और जो ब्लॉक की मैक्सिमम हाइट होगी फ्रॉम दी ग्राउंड वो कितनी होगी 15 मीटर। यहां से यहाँ ब्लॉक रिटार्ड हुआ फिर एक्सेलरेट हुआ। और कितना टाइम लिया ब्लॉक ने बॉटम ऑफ द इंक्लाइन को हिट करने में 3.41 सेकेंड। और किस वेलोसिटी से हमारा ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइन को हिट हुआ है 17.32 मीटर पर सेकेंड से, या ये क्या है स्पीड ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड 17.32 मीटर पर सेकेंड। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। क्या गिवन है, मान लो एक स्मूथ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है, और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस इंक्लाइंड का वो 53 डिग्री गिवन है, और ये स्मूथ इंक्लाइंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल दो फोर्स लगा रखे हैं। एक तो ये F1 एक्सटर्नल फोर्स है जो कि 10 न्यूटन के बराबर है कुछ ऐसे, और सेकंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन कुछ ऐसे इसी ब्लॉक के ऊपर। और इस ब्लॉक का मास है मान लो 2 kg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, 2 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर एक्सटर्नल दो फोर्स अप्लाई कर रखे हैं, एक तो F1 ऐसे 10 न्यूटन और एक F2 ऐसे 5 न्यूटन, और स्मूथ इंक्लाइंड है 53 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस इंक्लाइंड प्लेन की। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इसको रीड्रॉ कर लेते हैं, ये 53 डिग्री एंगल है और ये ग्राउंड है स्मूथ इंक्लाइंड। इस 2 kg के ऊपर एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, क्योंकि g 10 है ना, तो 10 दूनी 20। तो इसको मैं दो
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेता हूं, इस mg को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा 37, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये कितना आएगा 20 कोस 53 और ये 20 साइन 53। कोस 53 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 20 या 60 भाग में 5 12 न्यूटन ये आएगा। और साइन 53 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, तो 20 चौक 80 भाग में 5 16 न्यूटन ये आएगा। और एक ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है 10 न्यूटन, इसको भी रिजोल्व कर लेते हैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये 53 है तो ये एंगल भी कितना होगा 53 डिग्री। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा 10 कोस 53। कोस 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 10 या 30 भाग में 5 6 न्यूटन। और ये कंपोनेंट कितना आएगा 10 साइन 53, तो मतलब 8 न्यूटन। तो मतलब इस इकलौते F1 10 न्यूटन फोर्स के इक्विवेलेंट में यहाँ पे दो फोर्स लगा सकता हूं, ऐसे 6 न्यूटन और ऐसे 8 न्यूटन। ऐसे तो 8 न्यूटन और ऐसे 6 न्यूटन। अब इसको बेशक हटा दो। और एक और है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 5 न्यूटन। अब देखो 12 ये 8 ये, तो इसके ऊपर 20 न्यूटन आ गया। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए 0। तो इसका मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा 12 + 8 20 न्यूटन, और स्मूथ इंक्लाइंड है। तो इस ब्लॉक के ऊपर अब देखो नेट फोर्स कितना आया 16 + 5 21। 21 तो इस तरफ है और 6 न्यूटन अप दी प्लेन है। 21 न्यूटन डाउन दी प्लेन, 6 न्यूटन अप दी प्लेन। तो नेट फोर्स कितना आ गया 21 में से 6 गए 15 न्यूटन आ गया डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 15 न्यूटन। और न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करते हुए ये क्या हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर डाउन द प्लेन है 15 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वो भी क्या होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बिल्कुल वास्तविकता की बात की जाए, बिल्कुल इसकी रियलिटी की, वो देखो क्या है। मान लो ये ग्राउंड है और ये स्मूथ इंक्लाइंड है, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। और ये ब्लॉक 2 kg। इसके ऊपर वास्तविकता में देखो कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो mg 20 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन। बाय द इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ दिस ब्लॉक। और दो एक्सटर्नल फोर्स और हैं, ऐसे F1 10 न्यूटन और ऐसे F2 5 न्यूटन। तो वास्तविकता में इसके ऊपर 4 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। mg नॉर्मल रिएक्शन बाय इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ द ब्लॉक 20 न्यूटन, और दो एक्सटर्नल फोर्स हैं, ऐसे 10 न्यूटन और ऐसे 5 न्यूटन। और इन 4 फोर्सेज का नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर कितना आया 15 न्यूटन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। इन 4 फोर्सेज का रिजल्टेंट नेट फोर्स, उसके कारण इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन होगा कितना 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल रियलिटी है, इस ब्लॉक के बारे में रियलिटी।
इस ब्लॉक के ऊपर सभी फोर्सेज भी लगा कर दिखाए हुए हैं, 4 फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, mg, नॉर्मल रिएक्शन और 2 एक्सटर्नल फोर्स। इन सभी चारों फोर्सेज का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 15 न्यूटन, जिसके कारण फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लो ये जो हाइट है ना, ये 40 मीटर गिवन है इस ब्लॉक की हाइट फ्रॉम ग्राउंड, और t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे है और रेस्ट पे है, और जो ये 2 एक्सटर्नल फोर्स है ना 10 न्यूटन और ऐसे 5 न्यूटन, ये लगा रखे हैं और लगे रहेंगे। ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और ये 2 एक्सटर्नल फोर्स लगे रहेंगे, और t इक्वल टू 0 पे मान लो यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट पे था और इस पॉइंट पे ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर, तो इस इंक्लाइंड प्लेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। तो ये पता लगाना है कि इस ब्लॉक को बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड पे हिट करने में कितना टाइम लगेगा। एट t इज इक्वल टू t1 पे ये ब्लॉक बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को जस्ट हिट करने वाला होगा। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके ऊपर है ना ये 10 न्यूटन ऐसे एक्सटर्नल फोर्स फर्स्ट और सेकंड एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 5 न्यूटन ये लगे रहने हैं, और t इक्वल टू 0 पे ब्लॉक यहाँ पे है, रेस्ट पे है, लेकिन एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा, एक्सेलरेट होगा विद दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट करेगा, बिल्कुल करेगा, किस इंस्टेंट पे हिट करेगा वो पता लगाना है। तो लेंथ ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन कितनी होगी, 50 मीटर। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अप्लाई कर दो, u कितना 0, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना 7.5 इंटू में टाइम इंटरवल कितना हो गया t1, तो t1 का स्क्वायर, तो यहां से टाइम आएगा, ये आता है 3.65 सेकेंड। मतलब एट t इज इक्वल टू t1 इज इक्वल टू 3.65 सेकेंड पे ये ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन जस्ट हिट करने वाला होगा। और अब पता लगानी है इस ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, वो v इज इक्वल टू यू प्लस टी के माध्यम से पता लगा लो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है। तो v u कितना है 0, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे है, रेस्ट पे है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 7.5, और यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 3.65 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड ये कितना आ जाएगा, 27.38 मीटर पर सेकेंड, इतना आ जाएगा। और कितना टाइम लगेगा इस ब्लॉक को बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन को हिट करने में, 3.65 सेकेंड। पर ध्यान रहे इसके ऊपर 2 एक्सटर्नल फोर्स, फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 10 न्यूटन और सेकंड एक्सटर्नल फोर्स ऐसे 5 न्यूटन ये लगे रहने हैं, और t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक यहाँ पे है, रेस्ट पे, ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर, मतलब ये 50 मीटर आ गया। और इसका एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये ब्लॉक नीचे आएगा, मतलब एक टाइम पे ये बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड को हिट कर जाएगा, किस टाइम पे, 3.65 सेकंड पे। और इस ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट t इज इक्वल टू 3.65 सेकंड, वो कितनी होगी, 27.38 मीटर पर सेकंड।